नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। वोटिंग की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी चौसर बिछाने में अब जुट चुकी हैं। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां इस रण में जीत हासिल करने के लिए पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। इसी क्रम में बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आगामी दिल्ली चुनावों के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। इसमें 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। करावल नगर से जहां कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है, तो वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को मोती नगर सीट से मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही पार्टी ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा की 58 सीटों पर अब तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवार के नाम भी शामिल हैं। इसमें मटिया महल से दीप्ति इंदौरा, मादेपुर से उर्मिला कैलाश गंगवाल, तिलक नगर से श्वेता सैनी, नजफगढ़ से नीलम पहलवान और कुंडली सीट से प्रियंका गौतम शामिल है। प्रियंका गौतम आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर पिछले महीने ही अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 8 पार्षदों पर भी भरोसा जताया है। इसमें कमल बागड़ी, उर्मिला कैलाश गंगवाल, गजेंद्र दराल, मनोज कुमार जिंदल, नीलम पहलवान, उमंग बजाज, प्रियंका गौतम और अनिल गौड़ शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटा है। पार्टी ने उनकी जगह कपिल मिश्रा को करावल नगर से मौका दिया है, जबकि लक्ष्मी नगर से मौजूदा विधायक अभय वर्मा अपनी सीट से फिर चुनाव लड़ेंगे। 2020 में उन्होंने यह सीट केवल 800 से अधिक वोटों के अंतर से जीती थी। कपिल मिश्रा और अभय वर्मा दोनों ही पूर्वांचली समुदाय से आते हैं और ऐसे में इनके अलावा किराड़ी से बजरंग शुक्ला और विकासपुरी से पंकज सिंह को भी टिकट दिया गया है। पार्टी ने दूसरे दल के बागी नेताओं को भी मौका दिया है। इसमें प्रियंका गौतम और नीरज बसोया का नाम शामिल है। नीरज बसोया कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार थे, लेकिन पिछले साल उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। नीरज बसोया को कस्तूरबा नगर से टिकट मिला है। वहीं प्रियंका गौतम आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ये बात ही कही जाती थी कि भाई आप के मुख्यमंत्री के ऊपर नाम, चेहरे के ऊपर सस्पेंस है, लिस्ट भी काफी देरी से निकल रही थी, लेकिन अब लिस्ट दूसरी भी निकल गई है और इसमें 2 अहम किरदार, एक कपिल मिश्रा और दूसरे हरीश खुराना, पूर्व दिग्गज बीजेपी के मदन लाल खुराना के बेटे, इन दोनों को टिकट भी दिया गया है। ऐसे में कुछ आम आदमी पार्टी के भी छोड़े हुए नेताओं को बीजेपी ने टिकट दिया है, यानी बागियों को भी अन्य पार्टियों के टिकट दिया गया है। क्या जीत के लिए इसे एक रणनीतिक मजबूती कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि जो मजबूत है भाई उसे टिकट दो, चुनाव जीत सकता है? देखिए कुणाल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में शामिल होते हैं, वो एक दिन पहले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को हल्के में नहीं लेना है और इनके भ्रष्टाचार को उजागर करना है और इन्हें हर हालत में हराना है। जब प्रधानमंत्री खुद ऐसा संदेश देते हैं तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब हर एक सीट पर हर उस उम्मीदवार को उतार रही है जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को न केवल कड़ी टक्कर दे सके बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल कर सके। बिल्कुल, इसीलिए आप देखो हरीश खुराना को लाया गया, इसीलिए आप देखो कपिल मिश्रा को दिया गया है। कपिल मिश्रा हालांकि जिस इलाके से आए हैं वहाँ पूर्वांचलियों के साथ साथ उत्तरांचलियों का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है वहां पर, लेकिन कपिल मिश्रा चूंकि थोड़ा सा भारी पड़ते हैं इसलिए उनको वहां दिया गया है। मतलब बीजेपी किसी भी सीट पर कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती है किसी भी तरीके का, और वो चाहती है कि इस बार 70 में से कम वो 90% विनिंग कैंडिडेट को उतारे। तो ये उनका लक्ष्य है। अब क्या होता है ये आगे देखा जाएगा, लेकिन बीजेपी की रणनीति बहुत तीखी, बहुत तेज और जैसे कहना चाहिए कि दहले पर इकहला है। मतलब नहले पर दहला नहीं है, दहले पर इकहला है ये। और आम आदमी पार्टी के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, बेहद रोमांचक चुनाव होने जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए राजीव जी आपका बेहद शुक्रिया।
बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर बिहार में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थी 18 दिसंबर से पटना के गर्दनीबाग में धरने पर बैठे हैं। इसी बीच छात्रों के समर्थन में आज पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का आह्वान किया है। सांसद ने विपक्षी पार्टियों को भी बंद में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। शनिवार को पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 12 जनवरी को पूरा बिहार बंद रहेगा। बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ बिहार है। आप सब युवाओं की हकमारी के खिलाफ आगे आएं, बिहार बंद करने में साथ निभाएं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का आह्वान किया और उसके साथ ही ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM और आजाद समाज पार्टी कांशीराम भी इसका समर्थन कर रही है। बिहार बंद के दौरान सिर्फ बाजारों को बंद किया जा रहा है, सड़क और रेल यातायात बंद नहीं किया जाएगा। पप्पू यादव ने आरजेडी का बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की एक पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों से निवेदन करूंगा कि वे बिहार बंद का समर्थन करें। कांग्रेस और वाम दल की पार्टियां का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जब आप छात्र अभ्यर्थियों के समर्थन में हैं तो आंदोलन सबका है, आप भी छात्रों की मदद करें। इससे पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 3 जनवरी को बिहार में चक्का जाम किया गया था। पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना में पैसेंजर ट्रेन रोक दी थी। प्रदेश के करीब 12 जिलों में नेशनल स्टेट हाईवेज को जाम किया गया था। पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ पटना के सचिवालय हॉल्ट में और वहां से इनकम टैक्स गोलंबर तक पैदल मार्च किया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो दानिश, अब उस समय से ही काफी लोग वैसे तो बीपीएससी के इन अभ्यर्थियों के फेवर में नेता उठकर खड़े हो रहे हैं। प्रशांत किशोर एक इसमें नाम शामिल है, पप्पू यादव शुरू से इसमें शामिल है और पप्पू यादव पूर्णिया पर अपनी पकड़ रखते हैं। बिहार की राजनीति पर भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है लोगों में। ऐसे में इस बीपीएससी में अभ्यर्थियों के समर्थन में उनका बुलाया गया यह बंद कितना कारगर रहने वाला है और इसके क्या कुछ असर देखने को मिल सकते हैं, मौजूदा परिस्थितियों से अवगत कराइए दानिश। जी कुणाल, देखिए सबसे पहली बात है कि पिछले बार जो बिहार बंद बुलाया गया था उसमें रेल और सड़क को जाम किया गया था, मगर इस बार जो बिहार बंद बुलाया गया उसमें व्यापारियों से अपील किया गया कि वो अपने अपने मार्केट बाजार को बंद करें। इस बार उन्होंने पप्पू यादव ने साफ साफ कह दिया कि इस बार हम लोग रेल को नहीं रोकेंगे, रेल और सड़क जाम नहीं करेंगे और सिर्फ मार्केट और बाजार बंद रखेंगे। इनका समर्थक EMI ने भी कर दिया है और साथ ही साथ जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी बिहार बंद को समर्थक दिया है। इधर बीपीएससी भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने लीगल नोटिस प्रशांत किशोर पर, खान सर पर और गुरु रहमान पर उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि आप बताइए कि आपके पास क्या सबूत है जिससे पेपर लीक हुआ था या सीट बेचे गए हैं, और इसका अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अमृत भारत योजना के तहत कन्नौज रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान एक भीषण हादसा हो गया। शनिवार दोपहर करीब 2:20 पर शटरिंग टूटने से 150 फीट लंबा लिंटर ढह गया। हादसे में 40 से अधिक मजदूर दब गए। देर शाम तक मलबे से 26 मजदूरों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 गंभीर घायलों में 3 को KGMU लखनऊ रेफर किया गया है। लिंटर गिरते ही ठेकेदार मौके से फरार हो गया। मलबे में करीब 14 से अधिक मजदूरों के दबे होने की आशंका है। NDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। अमृत भारत योजना के तहत 13.50 करोड़ रुपए से स्टेशन पर प्रथम चरण में यात्री प्रतीक्षालय, बुकिंग हॉल और शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए कंक्रीट का 40 फीट ऊंचा ढांचा तैयार किया गया है। इसी ढांचे पर 7,500 वर्ग फीट में लिंटर डाला जा रहा था। निर्माण कार्य देवरिया की आशुतोष एंटरप्राइजेस कंपनी कर रही है। हादसे के वक्त ठेकेदार रामविलास राय मौजूद था, लेकिन मौका देखकर वो भाग निकला। आरपीएफ उसकी तलाश में जुटी है। मजदूरों ने बताया कि पिछले 3 दिन से स्टेशन के भवन पर लिंटर डालने का काम चल रहा था। शनिवार दोपहर शटरिंग टूटने से यह हादसा हो गया। कार्यदायी संस्था ने लिंटर डालने से पहले कमजोर शटरिंग लगाई थी। शटरिंग में लोहे के पाइप और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। लोहे के मजबूत गार्डर्स नहीं लगवाए गए थे, जिससे पाइप कंक्रीट का वजन सह नहीं पाई और लिंटर गिर गया। घायल मजदूरों ने बताया कि लिंटर की मोटाई अधिक थी और शटरिंग भी ठीक से नहीं लगाई गई थी। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि निर्माण सामग्री का सैंपल लिया गया है, गुणवत्ता की जांच होगी।
गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली घायलों के और मजदूरों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बताया कि 20 मजदूरों को हल्की चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। 3 गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें लखनऊ भेजा गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने इस हादसे को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के बने हुए रेलवे स्टेशन आज भी वैसे ही मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन यह बीजेपी वाले कौन सा रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, क्या प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो बनने से पहले ही गिर पड़ा है। कंस्ट्रक्शन के समय जो सेफ्टी रखने की जरूरत थी उसमें लापरवाही बरती गई। यह घटना सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है। मजदूर स्वस्थ रहें, इनका इलाज अच्छे से हो, उनकी जान बचे, यही हमारी मांग है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिलीप कश्यप लाइव जुड़ चुके हैं कन्नौज से, सीधे उनका रुख करेंगे। दिलीप, तो आखिर अब यह बताइए कि कल का यह जो भीषण हादसा हुआ, लिंटर गिरा और उसके बाद अभी के क्या हालात सबसे पहले बताइए वहां पर है, और उसके बाद जो खराब निर्माण किया जा रहा था, ये आरोप लग रहे हैं वहां के ठेकेदार पर, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हो पाई है? घायलों की कैसी स्थिति है? तमाम अपडेट आपसे। देखिए, ये कन्नौज जनपद के रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत उसका सुंदरीकरण किया जा रहा था। करोड़ों रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा था। अचानक दोपहर के बाद जो लेंटर है उसके नीचे एक कर्मी है, वो खड़ा होता है, जिसका सीसीटीवी आया है। वो एक बल्ली को लगाता है, उसके बाद सारी बल्लियां हट जाती हैं और पूरा 150 फुट का लेंटर जमीन पर धराशायी हो जाता है। लेंटर के ऊपर खड़े जो मजदूर होते हैं वो उसी में दब जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली और मौके पर जो कन्नौज सदर विधायक है असीम अरुण, उनको भेजा। असीम अरुण ने वहां पर घायलों के हालचाल जाना और जो मजदूर दबे थे उनको निकलाकर अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि जो समाज कल्याण मंत्री है असीम अरुण, उन्होंने अपना एक बयान जारी करते हुए ये भी बताया है 20 मजदूर है, उनके हल्की फुल्की चोटें आई हैं। 3 जो मजदूर है उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, उनको केजीएमयू लखनऊ भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो राहत बचाव की टीम, एनडीआरएफ की टीम है, वे देर रात वहां पर पहुंची। उन्होंने मलबे में दबे मजदूरों को निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। जी कुणाल। दिलीप, अमृत भारत योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसे में इसके अंतर्गत यह कार्य किया जा रहा था और उसमें लापरवाही की यह बात सामने आई है। पहला, ये कितना गंभीर मुद्दा है, और दूसरा उसके बाद अब वहां से सपा के जो चीफ है वो कन्नौज से भी अब देखिए सांसद हैं। ऐसे में उनकी भी एंट्री हुई है, उनका भी बयान आया है। तो क्या अब यह पूरा प्रकरण राजनीतिक रंग भी ले रहा है? दिलीप। बिल्कुल कुणाल, देखिए ये भारत सरकार की अमृत भारत योजना है, ये उनकी महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है। इसी के तहत रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कराया जा रहा था और कन्नौज के जो सांसद है समाजवादी पार्टी के और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कहा है इनके मंत्री और स्थानीय भाजपा नेता भ्रष्टाचार में जुड़ता है, उसी के कारण ठेकेदार द्वारा गुणवत्तापूर्ण अच्छा काम नहीं किया गया, उसी की वजह से ये पूरा जो निर्माण था वो धराशायी हो गया। तो फिलहाल कन्नौज जिले में राजनीति भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी की जो मुखिया है वो कन्नौज के सांसद भी, वो लगातार कल से आज तक भाजपा सरकार पर हमलावर हो रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि हमारी पहली यही है कि इसमें जांच हो और कार्रवाई हो और जो घायल है उनको अच्छा इलाज मिले। जी खुदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह वहां की यह घटना हुई, उसमें लापरवाही उजागर हुई है और उसके बाद अब राजनीतिक प्रकरण भी इसमें शामिल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करा दे जो ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां ग्रेटर नोएडा के दुजाना थाना क्षेत्र के बादलपुर इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से हम आपको बता रहे हैं, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। बादलपुर इलाके में यह घटना हुई है और आग इतनी भयानक थी कि आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। इस दौरान मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा के इलाके से, बादलपुर का वह इलाका जहां पर केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। मजदूर भागकर किसी तरह अपनी जान बचाते हुए नजर आए हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास की आबादी वाले क्षेत्र में लोग दहशत में आ गए। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में लगी आग के दौरान पास में ही मौजूद 25 गोवंश भी इस आगलगी में फंस गए थे। इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची बादलपुर पुलिस ने जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर गोवंश को बाहर निकाला। पुलिस टीम ने मशक्कत के बाद सभी गोवंश को सुरक्षित बचा लिया।
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की 20 से ज्यादा गाड़ियां तैनात की गई हैं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आग के बीच धमाकों की भी आवाज सुनाई दे रही है। आग बुझाने का काम चुनौतीपूर्ण रहा। धमाकों और धुएं के कारण आसपास के इलाकों में लोग डर के साए में हैं। इस दौरान पुलिस बल को भी बुला लिया गया। आग कैसे लगी के बाद जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। फैक्ट्री में किस तरह का केमिकल मौजूद था, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। प्रारंभिक अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य वजह से यह घटना हुई है। मौके पर मौजूद दमकल विभाग की टीमों ने आग बुझाने का प्रयास किया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पी रजत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी रजत, सबसे पहले तो खैर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कितनी भीषण ये आग लगी हुई है। आग की बड़ी बड़ी लपटें उठती हुई नजर आ रही है। यह बता दीजिए कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे और अभी स्थिति कैसी है। रजत, देखिए बिल्कुल कुणाल, ये रात लगभग 3:30 की घटना है, जहां पर जो एक बादलपुर क्षेत्र पड़ता है ग्रेटर नोएडा का, एक केमिकल फैक्ट्री थी। अचानक से उसमें आग लग जाती है। तो आग लगभग की जाए तो भीषण आग थी। आसपास के तमाम जो क्षेत्र थे उनको खाली करा गया है। साथ ही पास के एक गौशाला भी था जिसमें लगभग 25 गाय थी। आग वहां तक पहुंचने वाली थी, यानी कि एक बुरी स्थिति है वो ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली थी। लगभग कह सकते 32 गाड़ियां थी फायर ब्रिगेड की, वो मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद अभी तक की माने तो आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, क्योंकि लगभग 5 घंटे तक आग लगी रही है। सोचिए कि कैसे हालात होंगे। तो तुरंत ही जो सूचना मिलती है फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो पहुंचती है। तो अभी तक की पुलिस की माने तो कोई भी जनहानि है वो इस घटना में नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर नुकसान है वो लाखों का हुआ है। इस कंपनी के अंदर केमिकल है वो बनाया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था लगभग 3 बजे के आसपास। तो सोचिए कि आखिर एक शॉर्ट सर्किट से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि है वो नहीं हुई है। मौके पर तमाम जो फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, आसपास लोग हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने काफी सहयोग किया है। उस सहयोग से ही आग पर काबू पा लिया गया है। 32 से ज्यादा गाड़ियां थी। सोचिए कि कितनी भयंकर आग थी, जिसमें 32 से ज्यादा गाड़ियां थी। नोएडा से बुलाई गई है, गाजियाबाद से बुलाई गई हैं, वो गाड़ियां भी वहां पर पहुंची है, तब जाकर कहीं ना कहीं आग पर काबू है वो पा लिया गया है। वहां पर छानबीन है वहां की जा रही, आखिर कोई व्यक्ति तो नहीं अंदर था या कोई बड़ी घटना और कोई व्यक्ति की जान तो नहीं गई है। लेकिन पुलिस का मानना है कि हमने पूरी छानबीन की है, अभी तक की किसी भी व्यक्ति की कोई भी जान नहीं गई है, जांच की जा रही है और आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बनाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो पूर्ण रूप से आग पर अभी तक काबू पा लिया गया। कुणाल जी ठीक है, बहुत धन्यवाद रजत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से इस पूरी घटना के बारे में बताने के लिए। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल इसके लिए अपनी गुणागणित में लगे हुए हैं। अब इस बात पर चर्चा की जा रही है कि इस चुनावी साल में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। संभवतः इस चुनावी साल में कैबिनेट का अंतिम विस्तार होगा। मिली जानकारी के अनुसार आगामी 15 जनवरी को खड़मास खत्म हो रहा है। माना जा रहा है कि खड़मास के खत्म होने के बाद कैबिनेट के विस्तार पर ठोस निर्णय लिया जा सकता है, यानी इसके बाद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। चर्चा के अनुसार इस विस्तार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। इन सभी मंत्रियों को वो विभाग दिए जा सकते हैं जो विभाग उन मंत्रियों के पास हैं जिनके पास एक से ज्यादा विभाग हैं। वर्तमान में बिहार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास एक से ज्यादा विभाग हैं। बताया जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय समीकरण का भी ख्याल रखा जाएगा। इसमें सारण, पटना और तिरहुत और प्रमंडल के विधायकों को स्थान मिल सकता है। चर्चा यह भी है कि कुछ मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है। बिहार सरकार में अभी सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत 30 मंत्री हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दानिश, तो 2025 साल तो वैसे भी काफी है। मैं शुरुआत में दिल्ली के विधानसभा चुनाव और उसके कुछ समय के बाद बिहार के बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यह कैबिनेट विस्तार, इसके क्या कुछ मतलब हो सकते हैं? क्या कोई नए विधायकों की भी लॉटरी लग सकती है, भले ही कुछ समय के लिए, और जो पुराने कुछ मंत्रियों को भी इस लिस्ट से हटाया जा सकता है? क्या कुछ है पूरा अपडेट, और कब होने वाला है नीतीश मंत्रिमंडल का यह अगला विस्तार? जी कुणाल, देखिए इसमें खड़मास के बाद बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें कुल 6 नए मंत्री
शामिल 6 से 7 नए मंत्री को शामिल किया गया, नए चेहरे को। इसमें टोटल जो विधानसभा में मंत्री बनाने के बिहार में वो 36 है, और अभी टोटल है 30 जो कुछ पुराने मंत्री हैं जिनसे विभाग छिनाएगा, और उसके बाद कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड जो है वो अच्छा नहीं रहा है, तो उनको हटाया भी जा सकता है। इसमें बीजेपी से 4 नए चेहरे को लाया जाएगा मंत्रिमंडल में। बाकी जो है ये अपने एनडीए गठबंधन से 2 चेहरे को लाएंगे, जेडीयू हो जाए, चिराग पासवान की पार्टी हो जाए, ये सबसे 2 कैंडिडेट लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में सर्दी और कोहरे का प्रकोप जारी है। आज भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार शाम को दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही। इसके चलते कई ट्रेनें देर से खुली। रेलवे के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की स्थिति के कारण दिल्ली जाने वाली 25 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी रविवार को दिल्ली NCR के कई इलाकों जैसे करावल नगर, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, शाहदरा, विवेक विहार, प्रीत विहार, जाफरपुर, नजफगढ़, द्वारका, अक्षरधाम, अयान नगर और डेढ़ मंडी में हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है। रविवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं पहाड़ों पर भी सर्दी का सितम जारी है। हिमाचल प्रदेश में ठंडी हवाओं का असर जारी है। स्थानीय मौसम विभाग ने रविवार को निचले इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश, जबकि मध्य और उच्च पहाड़ियों में अलग अलग स्थानों पर बर्फबारी की संभावना जताई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।